अब हम लोग आते हैं जिसके लिए मैंने मैसेज किया हुआ था यहाँ से। अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। कुछ लोग थे सोच करके कह रहे अभी तक तो वो वाला पोर्शन आया ही नहीं जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आया। अब दो चीजें होती है फेफड़े में वायु का, एक होता है उसकी उसका वॉल्यूम और एक कैपेसिटी। वॉल्यूम और कैपेसिटी, वॉल्यूम क्या होता है कि 500 ml आपके वायु जा रहा है कि 1000 ml जा रहा है, वो हो गया वॉल्यूम। और अलग अलग स्थितियों में कितना ml जा रहा है उसको जोड़ घटा करके जब अलग अलग क्षमता निकालते हैं तो उसको कहते हैं कैपेसिटी, वो क्षमता हो गया। यानी वॉल्यूम के जोड़ घटा को क्षमता कहेंगे, और वॉल्यूम हो गया कि कितना आ रहा है, कौन से श्वसन में कितना आप ले रहे हैं, कितने ml का श्वास ले रहे हैं, या ध्यान से देखिए। तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी में। पहले नाम देख लेते हैं। इसमें एक होता है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? नाम देखते जाइए, आप ध्यान में रखते हैं। टाइडल वॉल्यूम, इसको श्वास आयतन भी कहते हैं, इसको टीवी भी कहते हैं, टीवी। दूसरा है आपका IRV। IRV नाम भारी भरकम नहीं है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन मतलब श्वास लेना, उसका रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है। फिर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, श्वास छोड़ने की रिजर्व वॉल्यूम की बात हो रही है। ERV की बात हो रही है, ERV की बात हो रही है। और चौथा है यहाँ पर हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, जो श्वास इतना है जो निकल बाहर, उसको आप नहीं निकाल सकते, वो हर हमेशा वो मौजूद रहेगा, हमेशा वो रहेगा, हर वक्त वो रहेगा उतना, उसको कहते हैं हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको अवशिष्ट भी कहते हैं, उसको शेषायतन भी कहते हैं हिंदी में। शेषायतन कई बार दिक्कत होती है, वैसे रेसिडुअल आपको आएगा। ये चारों को पहले समझिए। चार अवस्था है यहाँ। एक अवस्था है जब श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सामान्य श्वास सबका चल रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबका श्वास चल रहा है, छोड़ रहा है। एक अवस्था ये हो गई पहली। एक अवस्था होती है पूरक, जिसको हम लोग अपनी भाषा में योग में समझते हैं पूरक। पूरक में क्या होता है, ज्यादा खींचते हैं प्राणायाम के दौरान। सिंपल से अलग है, वो सिंपल वाले को, एक जो सिंपल ब्रीदिंग है उसको छोड़ दियो, एक ब्रीदिंग हुई, एक कैटेगरी हो गया। दूसरा हुआ पूरक करना, जितनी क्षमता जिसकी उतना पूरक कर लेगा, दो ब्रीदिंग हो गया। तीसरा पूरा जोर से छोड़ देना, पूरा छोड़ना नहीं, रेचक, कंप्लीट रेचक, पेट को भी अंदर करके हम लोगों ने पूरा रेचक कर दिया, तीन हो गया। चौथा हो गया कि पूरा रेचक करने के बावजूद कुछ श्वास हमारे लंग्स में रहता है, नहीं रहेगा तो लंग्स चिपक जाएगा, वो उतना श्वास रहता है। जो रहता है उसको शेषायतन कहते हैं, अवशिष्ट आयतन कहते हैं उसको। अवशिष्ट उतना रहेगा, अवशिष्ट उतना, वो निकल नहीं है, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको रेसिडुअल कहते हैं। चार हो गया। तो जो श्वास नॉर्मल आ और जा रहा है उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टीवी, सिंपल। और जो हमने पूरक करके खूब खींचा, तो खींचने को क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इतना हमारे पास रिजर्व है, विशेष परिस्थिति आएगा तो हम खींच लेंगे ज्यादा। वैसे श्वास तो सिंपल आ ही रहा है, टाइडल वाला तो चल ही रहा है, लेकिन पूरक करना, प्राणायाम करना है, अब आराम से बैठे, उतना रिजर्व हमारे पास है। क्या इंस्पिरेटरी का रिजर्व है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पूरक वाला शब्द से आ गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आया बाहर निकालना, एक्सपिरेटरी, तो बाहर जो सिंपल चल रहा तो टाइडल में ही आ गया, उसको नहीं करना। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा ताकत लगा रहे हैं श्वास छोड़ने में, जिसको रेचक कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी। एक्सप्रेशन कर रहे हैं तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमेशा आप रेचक पूरा करते हो क्या, पूरा श्वास निकालते हो क्या? नहीं निकालते, नहीं निकालते हो। लेकिन जब आपकी होती स्थिति कि नहीं अभी हमें पूरा श्वास बाहर निकालना है, तो एक्स्ट्रा जो बाहर निकाल रहे हैं वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ। तीन अवस्था, चौथा हमने कहा उसके बावजूद, उतना निकालने के बावजूद जो कुछ रह जाता है वो आपका शेषायतन होता है, जिसको के रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है, शेषायतन होता है। अभी इसको फोटो में भी देखेंगे, चिंता मत कीजिए, इससे बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसीलिए। अब इसी चारों अवस्था का, चार अवस्था सबने समझा, सामान्य श्वसन, पूरक,
रेचक, अब पूरक, रेचक के बाद भी जो थोड़ा सा रह गया हुआ है वो होगा 4 अवस्था। इसी 4 का गुना भाग घटा करके ये जो इधर क्षमता बनती है, इसी से ये क्षमता बनेगी। ये 4 क्षमता महत्वपूर्ण हमने लिखा हुआ, उससे कई क्षमताएं बनती, कई स्थिति आती, लेकिन ये 4 हमारा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मंजू जी आ रहा हूँ, फिर है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फिर है टोटल लंग्स कैपेसिटी, फिर है वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। और श्वास को मापा किससे जाता है, वॉल्यूम और कैपेसिटी को किससे मापा जाता है, तो उस यंत्र को कहते हैं स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर। अब हम लोग आते हैं यहाँ, आयतन और क्षमता में देख ही लिया हम लोगों ने, आयतन व हवा की मात्रा, और उसी के आयतनों के योग को कहते हैं हम लोग क्षमता। सबसे हम लोगों ने पहले देखा टाइडल वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम को अब तस्वीर में हम लोग समझने की, यहाँ पर ये आपका लंग्स है। लंग्स में हमने कहा सामान्य श्वसन जो ये चल रहा है ये हमेशा चलता रहता है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान ने बना के दिया, अपने आप ये चल रहा है। इसको कहा गया आपको टाइडल वॉल्यूम, इसको टाइडल वॉल्यूम। अब दिक्कत कहाँ आती है, टाइडल, TIDAL, ये टाइडल वॉल्यूम, दिक्कत कहाँ आती है, हिंदी वाले नाम में, तो हिंदी वाले नाम में मत जाइएगा, फंसिएगा, इंग्लिश वाला नाम इसमें याद रखिए, टाइडल वॉल्यूम सामान्य वाला। ये इसका औसत माना गया 500 ml के आसपास होता है, ये 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। सबसे कम यही होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी सामान्य श्वसन के दौरान ही सबसे कम श्वास का आदान प्रदान होता है, ये 500 ml हुआ, आधा लीटर वाला। दूसरा हम लोगों ने देखा हुआ था कौन सा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि पूरक वाला। इंस्पिरेटरी वाला क्या हो गया, पूरक वाला, क्लियर है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पूरक वाला। पूरक वाले में क्या हुआ, सामान्य जो श्वसन चल रही है उसको ये छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, उसमें ये नहीं घुस रहा है कहीं, सामान्य श्वसन के अलावे हम ले रहे हैं, यानी सामान्य श्वसन के अतिरिक्त मात्रा जिसे आप पूरी ताकत लगा करके फेफड़े में और भर सकते हैं, उसी को कहा जाता है IRV। IRV का मतलब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तकरीबन 2500 से लेकर के 3500 मिलीलीटर तक होता है, 2.5 किलो से लेकर के 3.5 किलो तक, 3.5 लीटर तक आता है। 2500 ml से लेकर के 3500 ml तक ये होता है पूरक वाला, ये याद रखेंगे, पूरक वाला हो गया आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। इसको ऐसे देखिए, IRV को हमने यहाँ पर तस्वीर बनाया हुआ है, इस तस्वीर में देखेंगे हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम देख लिया था, हुआ था 500। उसके अलावे हम लोगों ने ये देखा कि जब हम एक्स्ट्रा श्वास खींच रहे हैं पूरक के लिए, वो आपका IRV हो गया 2500 से 3500। ये भी क्लियर है, बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा रेचक वाली जो स्थिति होती है जिसमें एक्सेल करते हैं, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपिरेटरी क्यों कहते हैं रिजर्व वॉल्यूम, हमेशा तो आप एक्सेल इतना नहीं करते ताकत लगा करके पूरा वो रेचक, लेकिन जब एक्स्ट्रा आप रेचक कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा रेचक कर रहे हैं, नहीं अभी श्वास हमें निकालना, जितना सामान्य निकल रहा है उससे हमें ज्यादा निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पर एयर का ऐसे फ्लो लगाया हुआ है, बाहर की तरफ एयर का फ्लो लगाया, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। ये हो गया आपका ERV, क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कम होता है अंदर वाले से, ये होता है 1000 ml से 1100 ml के आसपास होता है, कहीं पर थोड़ा बहुत कम ज्यादा का आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा 100 ml से ज्यादा का कहीं फर्क नहीं आएगा। तो 1000 से 1100 ml रेचक वाला आपका हो गया। चौथी स्थिति क्या हम लोगों ने कहा हुआ था, जिसको निकाल ही नहीं सकते, जिसको अवशिष्ट आयतन कहा गया, जिसको कि शेषायतन भी कहा गया, शेषायतन ध्यान रखिएगा, शब्द से परेशान नहीं होंगे, शेषायतन, इसको RV कहा गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या हो गया, जो लास्ट में जितना बच जाता है, तो लास्ट में कितना बचता है वो भी देखिए, हमने यहाँ पर तस्वीर में ये सर्किल लगाया हुआ है, यहाँ पर ये है तकरीबन आपका, ये बच गया आपका 1100 से 1200 बच गया हुआ है, 1100 से 1200। अब यहाँ हम लोगों ने 4 चीजें देखी, उसी को जोड़ते जाएंगे, नया वाला क्षमता आपका निकलता चला जाएगा, जोड़ते जाएंगे क्षमता निकलता जाएगा। कैसे निकलेगा एक एक करके देखते हैं, क्षमता की बात।
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को हिंदी में कहा गया प्रश्वसित क्षमता। क्षमता जैसे आएगा वैसे ही आप समझ जाएंगे जोड़ना घटाना है। प्रश्वसित क्षमता, इसमें कहा गया है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और श्वास आयतन यानी टाइडल वॉल्यूम के योग के बराबर ये होता है। कैसे होता है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देख रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, प्रश्वसित क्षमता देख रहे हैं। प्रश्वसित क्षमता का मतलब क्या होता है कि सामान्य श्वास की जो क्षमता है वो तो है ही, श्वास लेने के बाद पूरी ताकत लगा करके फेफड़े में भरी गई हवा, यानी कि पूरा श्वास लेने के बाद पूरी ताकत लगा करके फेफड़े में भरी गई हवा यानी इनहेलेशन वाला, इसको हम लोग कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है ना। ये इंस्पिरेटरी शब्द है। इंस्पिरेटरी में आप जानते हैं एक तो सामान्य श्वसन आता ही है आपका, टीवी वाला, टाइडल वाला, और जैसे इंस्पिरेटरी हो गया वॉल्यूम की जगह पर कैपेसिटी है, तो वॉल्यूम वाला क्या था, वो था IRV। IRV था, दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो अच्छा, जाएगा। 25 तो नहीं जुड़ेगा, 3.5 जुड़ेगा ना? हाँ 3.5 जोड़िए, मैक्सिमम वाला जोड़ दिया हूँ, 3.5 जोड़ दिया, ये हो गया आपका 4,000। ठीक है, ये 4,000 हो गया। ये कौन सा हो गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कैपेसिटी है, इन लगा हुआ कैपेसिटी में है, तो सामान्य श्वसन में इन वाला जो पूरक किया था उसको जोड़ देंगे। हो गया हमारा क्लियर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, किसको किससे जोड़ेंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, एक तो फंक्शनल है, दूसरा रेसिडुअल है, कैपेसिटी लगा हुआ है। तो रेसिडुअल तो हम लोग जानते हैं जो नहीं छोड़ सकते हैं, वो हो गया। फंक्शनल वाला क्या हो गया, तो फंक्शनल वाला भी वो होता है जिसको कि हम जनरली नहीं छोड़ते, हमेशा रेचक नहीं करते ना, पूरा कंप्लीट रेचक हमेशा नहीं करते हैं ना। तो ERV जो होता है, एक्सपिरेशन वाला जो एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो जनरली हमारे अंदर ही होता है, वो भी बना रहता है रेसिडुअल कैपेसिटी के साथ में, यानी कि शेषायतन के साथ में बना रहता है। तो दोनों को मिला करके कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्योंकि हमेशा आप हर श्वास के साथ एक्स्ट्रा बाहर निकालते हो क्या, नहीं निकालते, तो वो भी हमारे लंग्स में तकरीबन हमेशा होता ही है। तो वो दो पोर्शन आपका होता है, दो पोर्शन हो गया। एक क्या हो गया, ERV हो गया। ERV का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटर्नल रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी, बस एक ही शब्द रखिए आप, एक्सपिरेटरी। रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम रिजर्व है ये, जब जरूरत होगी तो ज्यादा निकाल देंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता, तो कार्यात्मक और अवशिष्ट दोनों आ गया, दोनों को जोड़ दिया, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हमारा। फंक्शनल रेसिडुअल, ये एक बार में याद नहीं होगा, अभी तो सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, समझ तो जाएंगे, लेकिन ये आप भूल सकते हैं, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेबल बना करके कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया बहुत। अब है टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये बहुत आसान है। टोटल लंग कैपेसिटी होता है, उसमें जितना चारों है चारों को जोड़ दीजिए। टोटल लंग कैपेसिटी में सबको जोड़ देना है। टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या क्या जुड़ जाएगा आपका, ये भी जुड़ जाएगा, टीवी भी जुड़ जाएगा, जो आपका सामान्य श्वसन वाला है वो जुड़ जाएगा, IRV जुड़ जाएगा पूरक वाला, ERV जुड़ जाएगा रेचक वाला, और आपका जो हमेशा रहता है RV वो तो रहेगा ही। सारा जुड़ करके ये हो जाएगा आपका 6,000 ml, यानी कि 6 लीटर। पूरा टोटल कैपेसिटी 6 लीटर का, 6,000 ml का हो गया। ये आसान था। अब अगला देखिए, एक दो परेशान करेगा, असली परेशान तो जब क्वेश्चन आएगा तब करेगा। अब हमारा आता है वाइटल वाला, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। वाइटल कैपेसिटी किसको कहेंगे, इसको प्राणभूत वायु क्षमता भी कहते हैं, ध्यान रखिए। प्राणभूत, जैसे कहते हैं ना वाइटल, वाइटल एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, तो उससे हिंदी और इंग्लिश वाला मैच कीजिएगा। वाइटल एनर्जी, प्राणिक एनर्जी, वाइटल कैपेसिटी, प्राणभूत क्षमता किसकी, लंग्स की।
कहा गया अधिकतम गहरी श्वास लेने के बाद जो अधिकतम कुल वायु फेफड़े से बाहर निकाल दी जाती है उसे VCL कहते हैं। अब इसमें VCL इसमें क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, अब प्लस आपका जो आपने बाहर ERV निकाला उसको कहा जाता है। तस्वीर पर समझेंगे ज्यादा आसान। यानी प्राणभूत वायु क्षमता, प्राणभूत वायु क्षमता की बात हो रही है। इसमें क्या क्या चीजें आ रही है प्राणभूत वायु क्षमता में? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में अधिकतम गहरी श्वास लेने के बाद, जब हम छोड़ रहे हैं अधिकतम गहरी श्वास लेने के बाद अधिकतम जो छोड़ रहे हैं श्वास बाहर निकाल रहे हैं वो प्लस TB हो गया। तो 3 चीजें हो गई, इनहेल, एक्सेल, पूरक, रेचक प्लस हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग। पूरक, रेचक और नॉर्मल ब्रीदिंग को मिला करके हमारा वाइटल एनर्जी कहा गया, वाइटल प्राणिक ऊर्जा हो गया। 4 में से 1 को हटा दिया बस, जो जितना अंदर रह जाता है उसको छोड़ दिया। तुम तो अंदर ही रहते हो, तुम तो बाहर निकलते नहीं हो। हम लोग एनर्जी, हमारे अंदर प्राणिक एनर्जी है, वाइटल है, बाहर भी जा रहे हैं अंदर भी जा रहे हैं। तो 4 में से 3 ही तो बाहर अंदर जा रहा है, वो तीनों को जोड़ दिया, प्राणिक वाला हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग श्वसन तंत्र के कार्य क्या क्या है। तो वेंटिलेशन की भूमिका निभाता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए घर में भी आपके वेंटिलेशन होता है कि अंदर की वायु को बाहर ले जाना, बाहर से स्वच्छ वायु को अंदर करना। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस चल रही है उसको वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन की भूमिका लगातार चलती रहती है। गैस एक्सचेंज में भी भूमिका निभाता है, O2 CO2। धूल, कीटाणु, जीवाणु जो हमारे श्वास के साथ में लगातार जा रहा होता है उससे हमारी रक्षा करता है श्वसन तंत्र। ध्वनि उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है, जो हम बोलते हैं वो श्वसन तंत्र के ही उस सिस्टम में आता है। और किस में आता है? वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड। गंध का पता हमें किससे लगता है? गंध का पता भी हमें श्वसन तंत्र के माध्यम से ही लगता है। शरीर से वाष्प के रूप में पानी, जब हम श्वसन बाहर छोड़ते हैं तो शरीर से वाष्प के रूप में पानी भी बाहर निकलता है। जब आप ऐसे हाथ को नजदीक में रखोगे तो आपको इसका एहसास होगा। CO2 को हटाता है रक्त से, तो pH को बैलेंस रखने में भूमिका निभाता है श्वसन तंत्र हमारा। और जीवित रहने के लिए हम लोगों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो हम श्वसन तंत्र के माध्यम से ही उसको कंप्लीट कर पाते हैं। खांसना और छींकना ये भी श्वसन तंत्र का ही कार्य है। और जब जीवाणुओं को श्वसन तंत्र में जो हमारे अंदर चले जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए खांसना और छींकना, ये 2 क्रिया अपने आप होती है, हमारे हाथ में ये नहीं होता है। हिचकी, हिचकी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एपिग्लोटिस का। एपिग्लोटिस अगर मान लीजिए गलत कार्य कर दे, जैसे कि अगर एपिग्लोटिस को भोजन जा रहा होता है तो उस दौरान श्वसन वाले के पास आके बंद हो जाता है तो भोजन चला जाता है। श्वसन वाले जब श्वास लेना होता है तो भोजन वाले को बंद कर देता है। लेकिन अगर इस सिस्टम में जरा से भी गड़बड़ी हो जाए तो हमें हिचकी आती है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए, जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए। खर्राटे भी हमें आते हैं, श्वसन तंत्र से रिलेटेड है। जब हम रात में सोचते हैं तो हमारी मसल्स जो है वो रिलैक्स होती है। अगर मसल्स में सूजन है या बढ़ी हुई है तो उससे घर्षण होती है, घर्षण के दौरान हमें खर्राटे आते हैं। ये हो गया। अब हम लोग जो मेन था वो देखेंगे PYQ, जो पहले इससे श्वसन तंत्र से संबंधित जो सवाल अब तक पूछे गए हैं उसको देखना जरूरी है। तो इस सवाल को देखिए, जो आपके अभी लेटेस्ट जून 2025 वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें है फुफ्फुस का क्रियात्मक शेषायतन होता है। अब उम्मीद है इसका जवाब सब लोग दे देंगे। इंग्लिश में है व्हाट इज द फंक्शनल बैलेंस ऑफ द लंग्स। फंक्शनल बैलेंस ऑफ द लंग्स, क्रियात्मक शेषायतन होता है। अब इसमें कौन सा, जैसे ही आया हुआ है शेषायतन, तो अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। मिनिमल आयतन प्लस शेषायतन, रेचक आरक्षित आयतन प्लस शेषायतन, पूरक आरक्षित आयतन प्लस सामान्य श्वसन, और चौथा वाला है रेचक आरक्षित आयतन प्लस सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन आयतन। उम्मीद है ये आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। बताइए कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? हम लोग देखते हैं। व्याख्या में आपसे पूछा जो गया हुआ है, फंक्शनल पूछा गया है, फंक्शनल FRC पूछा गया है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल मतलब जिसको कार्यात्मक अवशिष्ट कहा गया, उसी अवशिष्ट को शेषायतन कहा जाता है। तो जब फंक्शनल
रेसिडुअल कैपेसिटी आता है तो उसमें दो चीजें आती हैं जो आपने रिजर्व रखा हुआ है, जैसे ERV वाला जो हम रेचक करते हैं, तो रेचक के दौरान जो एक्स्ट्रा वायु निकालते हैं सामान्य के अलावे, वो प्लस जो रिजर्व रहता है जो हम कभी नहीं निकाल सकते हैं लंग्स से, वो वाला आरवी होता है, तो वो रेसिडुअल होता है। तो ERV जो रेचक वाला है प्लस आपके जो सेसाइतन वाला होता है, इसको रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो इसी दोनों को मिला करके कहा जाता है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। यहाँ पर अवशिष्ट की जगह पर वहां पर सेसाइतन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। ERV प्लस RV कौन सा होगा बताइए, ERV प्लस RV कौन सा होगा, दूसरा वाला ऑप्शन होगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। अलग से एक क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया दिसंबर 2024 में, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब श्वसन तंत्र से इससे संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं। सामान्य श्वसन प्रक्रिया के दौरान मांसपेशियों की गति का सही क्रम चुने, ये हम लोग कल कर चुके थे, उम्मीद है आज फिर से आप लोग देखेंगे और एक बार में इसका सही आंसर निकाल देंगे। सही आंसर बताइए फटाफट फटाफट, कौन सा होगा, कौन सा होगा सबसे पहले, कौन सा होगा, पहला वाला सब लोग कह रहे हैं, सबसे पहले होगा शॉर्ट फिर एक्सटर्नल के बाद फिर इंटरनल इंटरकोस्टल वाला होगा, फिर हमारा एब्डोमेन, फिर रेक्टस वाला, ये 6 पैक एब्स वाला सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। पहला वाला उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फेफड़ों की कुल क्षमता में निम्नलिखित में से किसका योग है। देखिए फेफड़ों, टोटल लंग कैपेसिटी पूछा जा रहा है, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, इसमें पूछा जा रहा है सवाल में टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि इसमें सब आ जाएगा। हम लोगों ने 4 चीजें देखी हुई, 4 स्थिति, सामान्य श्वसन, पूरक, रेचक और जो रह जाता है लास्ट में वो 4 होता है, चारों जोड़ते हैं जब तब जा करके होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, ऐसा ऑप्शन है जो आप कंफ्यूज होंगे। देखिए ज्वारीय BC, टाइडल, फिर कहा गया इंस्पिरेटरी, फिर कहा गया एक्सटर्नल एक्सपिरेटरी, फिर कहा गया है जेनेटिक पोटेंशियल, फिर रेसिडुअल। आप कहेंगे तो बड़ी मुश्किल है, 5 है, 4 ही तो होगा, ए तो होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, ई होना चाहिए, ए बी सी और ई को जोड़ के होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन हमारा होगा डी और ई वाला ऑप्शन होगा, चौथा ऑप्शन हमारा होगा डी और ई। आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इस डी में क्या होता है, ये डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस डी में सारा जो है इंक्लूड होता है, जेनेटिक पोटेंशियल में सारा इंक्लूड होता है। तो सब सारा इंक्लूड हो गया तो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप अब याद रखिए, जेनेटिक पोटेंशियल यानी जैनिक क्षमता या जैविक क्षमता, लंग्स की पर जब जैनिक क्षमता या जैविक क्षमता आए तो उसमें ये चीजें अपने आप इंक्लूड हैं। फिर से देखिए इसको, यहाँ जेनेटिक पोटेंशियल को वाइटल लंग कैपेसिटी भी कहते हैं, जिसमें टीवी, ERV और IRV 3 होता है। जेनेटिक पोटेंशियल को क्या कहते हैं, वाइटल लंग कैपेसिटी। वाइटल लंग कैपेसिटी में 3 चीजें होती हैं 4 में से, तो ये नाम को लेकर के दिक्कत हो जाती है। ये जो जैनिक कैपेसिटी है इसमें 3 चीजें होती है, ये जो 4 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4 में से रेजिडुअल वैल्यू को छोड़ करके बाकी तीनों होता है, जो ये तीनों आपका ABC में दिया गया है, इसको मिला करके ये अकेले बोला जाता है। ऑप्शन में तो 2 ही है, तो डी और ई इसीलिए होगा। तो ये एक नई चीज हो गई आपके लिए, इसको ध्यान रखिएगा, जैनिक वाला, तो डी और ई ऑप्शन होगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्षमता में 4 ही चीजें होती हैं, उसी 4 में से जोड़ घटाव गुना करना है, गुना नहीं करना है, जोड़ना बस है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों के अंदर जाने वाली और उससे निःसृत होने वाली हवा की मात्रा कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड।
इज कॉल्ड, जीवनी क्षमता और फेफड़ा क्षमता। तो ये सामान्य की बात हो रही है, ये आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा। इंटर एंड एक्सपेल्स कहा गया है, तो ये आपका टाइडल वॉल्यूम में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही, सॉरी दूसरा ऑप्शन इसका सही नीचे आएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़े के अंदर जाने वाले उससे निःसृत होने वाली हवा की मात्रा कहलाती, क्या कहलाएगी? पहला वाला जो सामान्य श्वसन है, टाइडल वॉल्यूम, वो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन जून 2020 का है। श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के समूह विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं। श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूह में अवस्थित होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसको, हमने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा होगा बताइए? यानी कि श्वास का सी डी फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए बी। हम लोगों ने देखा था मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स का महत्वपूर्ण रोल होता है। पोन्स में खास करके हमने देखा था जो एक्सलेशन वाला होता है उसमें ज्यादा रोल होता है। तो ये दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, यही दोनों है। मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इसी में श्वसन केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। मेडुला ऑब्लंगेटा में श्वसन केंद्र होता है। ए और बी होगा, जब न्यूरॉन से जुड़ेगा तो ए और बी वाला, ये वाला कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपके नोट्स में है भी ये, एक बार देख लीजिएगा। नवंबर 17 का एक सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र के कार्य हैं? श्वसन तंत्र के कार्य अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अब इसमें से देखिए कौन सा कार्य होगा। वेंटिलेशन होगा, ग्रहण प्रक्रिया होगा, ध्वनि उत्पन्न करता है। ये होगा ए, सी और डी होगा। ए, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन से। एक और क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंगों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। उम्मीद है तो आसानी से कर देंगे उचित क्रम में, इसीलिए इसको हिंदी से इंग्लिश नहीं किया, ये आसानी से हो जाएगा। एक है ब्रोंकियोल्स, फिर ट्रैकिया, फिर है आपका ब्रोंकाई और फिर है एल्वोलाई। ट्रैकिया आएगा, फोर्थ नंबर ऑप्शन और एल्वोलाई फोर्थ आप लोग ऑप्शन। चौथा ऑप्शन आएगा, यानी ट्रैकिया पहले आएगा, फिर आप कह रहे हैं ब्रोंकाई आएगा, फिर आप कह रहे हैं ब्रोंकियोल्स आएगा, फिर कह रहे हैं एल्वोलाई आएगा। तो ये हो गया आपका चौथा ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। श्वसन तंत्र में ये बहुत जरूरी था, आयतन वाला और आपका उसकी क्षमता वाला। आयतन और क्षमता वाला, इसको पूरा वीडियो अभी मैं डाल दूंगा कंप्लीट, इसको अलग से डालूंगा, इसको जरूर देखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है योग में। इसलिए इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है कि ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, तो हमें ये जानना चाहिए।